स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीएस एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में देखा होगा, निर्वाचन प्रणाली और दलीय व्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे चुनाव आयोग से संबंधित। जैसा कि पहला प्रश्न देख रहे हैं, तो लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है आपको बताना है। देखिए, बोला प्रत्येक लोकतंत्र में जनता स्वयं अपना शासन संचालित करती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करती है, सही है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, तो ये भी सही है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, नहीं, ये आपका गलत है। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। भारत में विभिन्न चुनावों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है? तो सबसे पहले अगर हम निर्वाचन प्रणाली की बात करें, तो देखिए, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट व्यवस्था, तो ये बिल्कुल आपका सही है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, तो देखिए, ये आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली ये गलत है। और एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली ये सही है। तो आपका आंसर बनेगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न बोला निर्वाचन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो निर्वाचन प्रणाली की बात करें तो इसमें आपका बोला कि बहुलवादी व्यवस्था, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को विजयी घोषित किया जाता है। देखिए, ये बिल्कुल सही है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, संसद या राज्य विधायिकाओं में राजनीतिक दलों को उनके द्वारा प्राप्त मतों के अनुपात में सीटें प्राप्त होती हैं, बिल्कुल सही है। और बहुमतीय प्रणाली, एक व्यक्ति को 50% से अधिक मत प्राप्त करने पर विजयी घोषित किया जाता है, ये तीनों का तीनों सही है। तो निर्वाचन प्रणाली की ये तीनों कथन सही है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा जो चुनाव आयोग है, इस चुनाव आयोग का पूरा उल्लेख संविधान के आर्टिकल 324 से 329 में किया गया है। 324 से 329 में उल्लेख मिलता है, जिसमें तो आप देखेंगे इस प्रश्न का आंसर आर्टिकल 326, 325, 324 और 323। तो आपका आंसर बनेगा आर्टिकल 326। तो आर्टिकल 326 में यह प्रावधान है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यानी वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि मत देने की आयु जो है वह 18 वर्ष होगी। और यह प्रावधान जो है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वर्ष 1989, देखिए 1989 की अगर हम बात करें, 1989 से पहले यह आयु 21 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन भारतीय नागरिक मताधिकार का प्रयोग करेगा, इसके लिए एज को 18 साल कर दिया गया, घटाकर 18 साल कर दिया गया मताधिकार की आयु को। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। देखिए, सूची 1 का सूची 2 से हम मिलान करें, अगर हम बात करें तो कह रहा है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या होता है। यानी कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को मत देना। यानी कि ए का मिलान 2 से हो जाएगा। फिर बोला कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व, तो बिल्कुल कमजोर वर्ग को प्रतिनिधित्व किस में दिया जाता है? तो ये आपका SC ST, ये सीटों को आरक्षण देकर दिया जाता है। उसके बाद खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका आंसर बनेगा 3, सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। और एक मत एक मोल की बात करें तो ये आपका आंसर बनेगा, ये मिलेगा 1, हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर होता है। तो आपका आंसर क्या बना?
आपका आंसर बना ए का 2 बना, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो बी का 4 बना, तो 2 और 4, और इसी प्रकार से सी की बात करें तो सी का 3 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 4 3 1, ये आपका मिलान हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। देखिए छठा प्रश्न बोला, ये संपूर्ण आपका एनसीईआरटी है, तो सभी एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, सभी एग्जाम के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र का हर नागरिक मतदान करने के योग्य है। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि 18 साल से अधिक का व्यक्ति मतदान करने योग्य है। विभिन्न प्रत्याशियों के बारे में मतदाता अपनी पसंद को वरीयता क्रम में रख सकता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है, तो देखिए प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है और विजयी उम्मीदवार को आधे से अधिक मत प्राप्त होना चाहिए। तो प्रश्न है कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान है, तो ये जो ए बी और डी होते हैं ये तो संभवतः होते ही हैं, लेकिन आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। इसमें आपका राज्यसभा और लोकसभा सदस्य के चुनाव के प्रणाली में दोनों ही समान होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए कौन सा कारण सही नहीं है? तो देखिए कहता है कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए कौन सा कारण सही नहीं है आपको ढूंढना है, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं, पहले आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्टिकल 324, देखिए आर्टिकल 324 आपका आंसर बनेगा, और आर्टिकल 324 के तहत भारत का संविधान है ना निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। तो सबसे पहले अगर हम इन आर्टिकल्स को देखें तो आर्टिकल 324, देखिए आर्टिकल 324, 325, 326, 327, 328, 329 और 330, ये आपका 330 नहीं 329, तो आर्टिकल 324 से 329 तक इसमें चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 324 का, निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना इसमें उल्लेखित है। आर्टिकल 325 में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। आर्टिकल 326 कहता है लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन, और आर्टिकल 327 कहता है कि विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 328 विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित है। 329 कह रहा है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। और इस प्रकार से आप आर्टिकल से संबंधित प्रश्न को देख लें एक बार, ठीक है। आगे देखेंगे 9वां प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले देखें तो आपका आंसर बनेगा डी, उपयुक्त सभी। भारत में चुनाव आयोग गठन 1950 में हुआ। तो जब भी चुनाव आयोग का गठन कहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए 15 मई 1900, देखिए 15 मई, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो 15 मई नहीं, देखिए 25 जनवरी अगर हम बात करें यहाँ पर तो 25 जनवरी, देखिए 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 में सबसे पहले चुनाव आयोग की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, यह भी सही है। सुकुमार सेन भारत के पहले आयुक्त थे, बिल्कुल। तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी, तो ऑल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करें, तो सबसे पहले हम आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो जाए वही आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कथन, निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहे हैं कि कार्यों को संपन्न करने में सहायता करने के लिए राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श से कुछ क्षेत्रीय आयुक्त भी जिन्हें वह उचित समझे नियुक्त कर सकते हैं। तो आंसर बनेगा सी। ठीक है, तो 11 का आंसर बनेगा सी। चलिए अगला प्रश्न है 12वां देखेंगे, कह रहे हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो 12 का आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम देखें तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों बी हो जाएगा? तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। देखिए 2 और 3 ही सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय, यानी उच्चतम न्यायालय के वेतन के बराबर ही ये वेतन पाते हैं। 4 नंबर इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले हम बात करें तो निर्वाचन आयोग की बात करें। देखिए 25 जनवरी 1950 को स्थापित निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और उसी समय ये आपका चुनाव कराया गया था। 1951-52 में पहला चुनाव कराया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निर्वाचन आयोग के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो निर्वाचन आयोग के कार्यों के संबंध में अगर हम बात करें तो देखिए निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करता है, बिल्कुल सही है। राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, सही है। चुनावों के कार्यक्रम का निर्धारण करता है, सही है। उम्मीदवारों एवं मतदाताओं के लिए दिशा निर्देश, सही है। चुनाव परिणामों की घोषणा करता है। आंसर होगा ऑल करेक्ट। ठीक है, आंसर होगा ये सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। देखिए 14वां प्रश्न है निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 15वां प्रश्न देखेंगे। ये बोला निम्न, देखिए कथन ए और कारण आर को पढ़ें और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ठीक है, आर ए का सही व्याख्या करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है 16 नंबर। देखिए क्या बोला कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों अथवा पार्टियों द्वारा निम्न में से किसके उपयोग को आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। तो देखिए चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की आम सहमति के आधार पर तैयार की गई आदर्श आचार संहिता का वे पालन करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो चुनाव प्रचार के लिए धर्म स्थल का उपयोग, धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं करेंगे, सरकारी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे, विमान या सरकारी बिल्डिंगों का इमारतों का उपयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, धर्मस्थल, वाहन, विमान या इस किसी प्रकार का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है। देखिए कह रहा है संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न को उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो चुनाव चिन्ह, नामांकन, प्रत्याशियों का चयन और चुनाव अभियान। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? देखिए सबसे पहले करना होता है प्रत्याशियों का चयन 3, उसके बाद चयन करने के बाद नामांकन होता है, नामांकन के बाद मिलता है चुनाव चिन्ह और तब चुनाव अभियान। आंसर डी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संविधान के अंतर्गत चुनाव आयोग को चुनाव के निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के साथ साथ चुनाव संपन्न कराने का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन से संसदीय कानून निर्वाचन आयोग के इस कार्य में सहायक है। तो सबसे पहले आप देख लें इसका आंसर, देखिए तीनों 1951 और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952 और मतदाता पंजीयन अधिनियम 1960, यानी कि आंसर बनेगा डी। तीनों का तीनों सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परिसीमन आयोग का, तो जैसा कि आप जानते होंगे तो करीब करीब जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। और परिसीमन आयोग क्या करती है? ये एक स्वतंत्र संस्था है। इसकी नियुक्ति
प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चुनाव क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए 20 का आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही हो जाएगा। यानी कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की सीटें 1971 की जनगणना पर आधारित हैं। 91वां संविधान संशोधन के तहत यानी कि 2026 तक परिसीमन को रोका गया है। ठीक है, और इस प्रकार अगर देखें तो बढ़ती हुई जनसंख्या तथा नागरिकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस जाने से चुनाव क्षेत्र काफी सीमा तक असंतुलित हुए हैं। तो ये सभी के सभी सही हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाएं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए कह रहा है कि लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो देखिए जमानत राशि जब्त कब की जाती है? जब वह वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं करता। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो भाई होगा कौन? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं करता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए कह रहा पीठासीन अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पीठासीन अधिकारी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन कथनों को पढ़ेंगे और आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इन कथनों पर विचार करें हम। कह रहे भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल या पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष और या 65 वर्ष की आयु को जो भी पहले पूरा हो जाए, बिल्कुल ये भी सही है। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। चलिए तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग इन 23 प्रश्नों को ही शामिल करेंगे और अगला जो प्रश्न होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।